दिल्ली और मुंबई में कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है ओमिक्रॉन के चलते। दिल्ली में आज जहां 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 8 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में यहां एक्टिव केसेस की संख्या अब 23,000 के पार पहुंच गई है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 12% के करीब पहुंच गई है। मुंबई के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कोरोना का हर रोज एक तरह से विस्फोट हो रहा है। आज 15,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस आए हैं बीते 24 घंटे में। इसी के साथ यहां कोरोना के 61,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं। और मुंबई में ज्यादा जानकारी लेते हैं कोरोना केसेस की। मेरे सहयोगी सुबोध मिश्रा के साथ मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सुबोध, क्या हाल है मुंबई का? लगातार ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स, 15,000 के पार अब मामले। बिल्कुल दीपक, जो आज आंकड़ा आया है निश्चित तौर पे डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि जितनी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है निश्चित तौर पे सबके लिए एक संकेत है, अलार्म है। आपको इसमें ये बता दूं कि अभी मुंबई का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी तकरीबन 25% हो गया। जब सेकेंड वेव आई थी तो इस लेवल पे पॉजिटिविटी रेट नहीं गया था, लेकिन इस बार बड़ा तेजी से इतनी ऊंचाई तक रेट गया है। वहीं जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है उसमें हर चौथा व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाया जा रहा है। सिर्फ एक ही पॉजिटिव अगर खबर है वो ये है कि इसमें से 87% ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। लेकिन डरने वाली बात यह है कि जिस तेजी से पैर पसार रहा है और जिस तेजी से ये कोरोना लोगों के बीच में फैल रहा है, तो निश्चित तौर पे लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और कहीं ना कहीं प्रशासन को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। सबसे बड़ी यहाँ पर तकलीफ यही आ रही है कि अभी भी लोग जो है इस चीज को बहुत ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अभी भी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ कर रहे हैं, जरूरत ना होने पे भी लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को अब सख्त होना पड़ेगा। आज सुबह ही जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि आज रात तक वो ऐसी गाइडलाइंस जो है वो आ जाएंगी जिससे निश्चित तौर पर लगाम लगाने की जरूरत है और वो लगाम लगेगी। दीपक, बिल्कुल। और चाहे वो बीएमसी के काकानी साहब हो, चाहे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो, सबका ये कहना है कि सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये सख्तियां किस हद तक होंगी, इस बारे में अभी क्या सुगबुगाहट है? क्योंकि आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो डराने वाले तो हैं, चिंता में डालने वाले तो हैं, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस तरह का दबाव है कि कोई बड़ी सख्ती का ऐलान सरकार को करना पड़े? दीपक, इसमें जो सख्ती है सबसे पहले जो टारगेट किया जाएगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किया जाएगा और वो ऐसी सारी जगह की जाएगी जहां पर ज्यादा अधिकता होती है लोगों के जाने की, जैसे दफ्तर हो गए, कार्यालय हो गए और ज्यादा जो बाजार है ये हो गए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो निश्चित तौर पे जो सख्ती का केंद्र जो लगता है, जो सूत्रों से बात हुई है, वो ज्यादातर ऐसी ही जगह होंगी जहां पर लोगों की आने की ज्यादा संभावना होती है, भीड़ बढ़ने की संभावना होती है। तो जहां तक जो अब हमारी बात हुई है उसमें यही बात हुई है कि जो खासतौर से जो बेस्ट की जो बसेस चलती हैं मुंबई की, अगर हम बात करें तो बेस्ट बसेस पे जो अभी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और लोगों ने लापरवाही करना शुरू कर दिया था, एहतियात छोड़ना शुरू कर दिया था। तो अब एहतियात बरता जाएगा, उतने ही लोगों को उसमें दिया जाएगा जितनी सीटिंग टाइम मैनेजमेंट है। ज्यादा लोग अगर उसमें जाने की कोशिश करें उन्हें रोका जाएगा। वही जो प्राइवेट टैक्सी है, ऑटो है, इनमें जो लोग जा रहे थे उन पे भी रखा जाएगा। मास्क जो है, मास्क सबसे बड़ी चीज है, उसको और ज्यादा सख्ती से लोग मास्क पहने, इस पे भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि लोग करें। दूसरा एक जो चीज है जो आई है, डबल वैक्सीनेशन वालों को ही घर से बाहर निकलने के लिए अलाउ किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी जो डबल वैक्सीनेशन लोगों ने किया है, नहीं किया, लेकिन अभी तक उतनी कड़ाई से जांच नहीं होती थी। लेकिन अब जो पब्लिक प्लेसेस है, बाकी जगह है, वहां पर पुलिस और बाकी बीएमसी प्रशासन है वो कड़ाई से जांच करेगा। तो निश्चित तौर पे जो प्रशासन है वो उसने जो पिछली 2 वेव आई है उससे काफी कुछ सीखा है। तो वो सीखा हुआ है, तो अब जो प्रशासन जितनी भी स्ट्रेटेजी प्लान करेगी वो इसी तरह की स्ट्रेटेजी प्लान करेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और लोग सतर्क रहे और जो ये जिस तरह से जिसकी तेजी से फैल रहा है इस पे कंट्रोल लगाया जा सके। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका सुबोध। तो कुल मिला के अब मुंबई में स्थिति थोड़ा सा गंभीर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसको देखते हुए सरकार क्या फैसला लेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं, ये फिलहाल संकेत
फिलहाल इस तरह के मिल रहे हैं सरकार और प्रशासन की ओर से। और दिल्ली मुंबई के बाद देश का हाल भी ले लेते हैं। देश और दुनिया में ओमिक्रॉन के चलते कोरोना के मामले हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद कोरोना महामारी की रफ्तार 6.25 गुना बढ़ गई है। देश में 29 दिसंबर को जहां रोजाना 9,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे थे, वो महज 8 दिनों के भीतर 58,000 के पार पहुंच गए हैं। अग्रवाल ने बताया कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल समेत 8 ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इन डरावने वाले आंकड़ों के बीच राहत की खबर यह है कि बढ़ते संक्रमण के बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के चलते मामलों में तेजी देखी जा रही है। पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है, उसको अगर हमने एनालाइज किया तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन को जो सर्ज नोट किया जा रहा है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटिवली लेसर है, जो कि पिछले सर्ज में अक्रॉस दोज कंट्रीज नोट किया गया है। वहीं ओमिक्रॉन की बात करें तो ये अब तक 139 देशों में पैर पसार चुका है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के 4,17,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। इससे अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है ज्यादा। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल जो डीजी हैं बलराम भार्गव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन के चलते कोरोना के मामलों में काफी तेजी दिख रही है। दुनिया में 23 अप्रैल को 9 लाख के आसपास मामले आए थे, लेकिन 4 जनवरी को एक ही दिन में 25,26,000 मामले रिपोर्ट हुए। भार्गव ने कहा कि शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि मास गैदरिंग से बचा जाए, कोविड नियमों का पालन किया जाए। Upsurge of infections is happening in cities. Omicron is the predominant circulating strain in the cities. Mass gatherings to be avoided to lower the speed of this spread. कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में नई पाबंदियों का ऐलान हो चुका है। यहां 15 फरवरी तक कॉलेज और हॉस्टल बंद रहेंगे। इस दौरान सभी तरह की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। दिल्ली में 8 और 9 जनवरी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसके मुताबिक येलो लाइन पर मेट्रो 15 मिनट की अवधि पर चलेगी, अन्य लाइनों पर मेट्रो 20 मिनट की अवधि पर चलेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा कई और जगहों पर भी पाबंदियों का ऐलान किया गया है। ओमिक्रॉन के चलते दुनिया एक बार फिर घरों में रहने पर जोर दे रही है। लॉकडाउन भले ही ना लग रहा हो, लेकिन पाबंदियों का दौर जारी है और पाबंदियां सख्त होती जा रही हैं। भारत में भी कई राज्यों ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियां लगाने की सूची में अब तमिलनाडु भी शामिल हो गया है। तमिलनाडु में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। यहाँ 1ली से 9वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी, जबकि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुला रहेगा। तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक में भी कोविड लॉकडाउन लागू होगा। यहां शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल समेत अन्य जगहों पर 50% क्षमता के साथ काम होगा। वहीं केरल की बात करें तो यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर कोई कार्यक्रम बंद कमरे में हो रहा है तो 75 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। खुली जगहों पर 150 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है। झारखंड में हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट की सुनवाई अब वर्चुअल मोड में होगी। यहां जनवरी 15 तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी सख्तियां लागू कर दी गई हैं। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। इसके अलावा जिम, स्विमिंग पूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। पंजाब में पहले ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यहां सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। बार, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें सरकारी सेवा नहीं दी जाएगी। इसी तरह हरियाणा में सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉरपोरेशन 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। 4% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। 1ली से 8वीं के स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ चलेंगी। मॉल, सिनेमाघर, क्लब समेत पार्क बंद रहेंगे। ये नियम 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेंगे। इनके अलावा दिल्ली समेत कई राज्यों में पहले ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है।
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए न सिर्फ पाबंदियों को मानना जरूरी है बल्कि कोविड नियमों का भी पालन अनिवार्य है ताकि ये पाबंदियां जल्द से जल्द खत्म हो और आगे न बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के मामलों में जोरदार उछाल के बीच सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें होम आइसोलेशन को 7 दिन तय किया गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी होम क्वारंटीन की अवधि अब 7 दिन कर दी है। लेकिन क्या जब कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं तब होम क्वारंटीन की अवधि घटाना सही फैसला है? विदेशों में किस तरह के नियम हैं होम क्वारंटीन को लेकर, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि नए नियम क्या हैं और होम क्वारंटीन को लेकर दूसरे देशों में किस तरह की व्यवस्था है। ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट है। ऐसे में लगातार सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित मरीज का होम क्वारंटीन 7 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। हालांकि ये तभी खत्म माना जाएगा जब मरीज को 7 दिन बाद लगातार 3 दिन कोई बुखार ना आए। होम आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद रीटेस्टिंग की जरूरत नहीं है। गाइडलाइन के मुताबिक हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहेंगे। मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी होगा। बुजुर्ग और HIV, कैंसर से जूझ रहे मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति होगी। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को एस्ट्रॉइड लेने की मनाही होगी। इसके साथ ही CT स्कैन और चेस्ट एक्सरे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने क्वारंटीन की अवधि घटाकर 7 दिन कर दी है। भारत से पहले अमेरिका समेत कई देशों में क्वारंटीन पीरियड घटाया गया है। अमेरिका में क्वारंटीन पीरियड 10 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया गया। 5 दिन बाद मरीज चाहे तो एंटीजन टेस्ट करवा सकता है, हालांकि अनिवार्य नहीं है। ग्रीस में क्वारंटीन पीरियड 5 दिन कर दिया गया है। ब्रिटेन ने 7 दिन की अवधि तय की है, हालांकि 7 दिन बाद नेगेटिव आने पर ही क्वारंटीन खत्म किया जाएगा। इन देशों के अलावा स्पेन, आयरलैंड ने भी क्वारंटीन अवधि कम कर दी है। क्वारंटीन अवधि खत्म करने के पीछे सरकारों के अपने अपने तर्क हैं। अमेरिका की हेल्थ बॉडी CDC का दावा है कि लक्षण मिलने से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक लोग ज्यादा संक्रामक होते हैं, यानी उनकी दूसरों को वायरस देने की आशंका ज्यादा रहती है। CDC की माने तो 90% ट्रांसमिशन इन 5 दिनों के भीतर ही होता है। वहीं ब्रिटेन सरकार का कहना है कि उसकी अपनी स्टडी में सामने आया है कि 7 दिन क्वारंटीन और उसके बाद 2 नेगेटिव कोविड रिजल्ट प्रभावी हैं। सरकारों के दावों के अलावा अलग अलग स्टडीज क्या कहती हैं वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका में क्वारंटीन पीरियड को लेकर स्टडी हुई। इस स्टडी के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों से वायरस खत्म होने में 5.5 दिन लगे। वहीं अनवैक्सीनेटेड लोगों में वायरस 7.5 दिन तक रहा। हालांकि ये स्टडी भी अल्फा बीटा वेरिएंट को लेकर बात करती है। ओमिक्रॉन संक्रमित इसमें शामिल नहीं थे। अब ये एक तरफ और दूसरी तरफ क्वारंटीन पीरियड घटाने का स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विरोध किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोरोना तेजी से फैल रहा है, ऐसे में क्वारंटीन पीरियड कम करना नुकसानदायी साबित हो सकता है। भले ही भारत समेत कई देश क्वारंटीन की अवधि घटा रहे हों, लेकिन WHO भी इसके पक्ष में नहीं है। WHO का कहना है कि कोरोना से मरीज भले ही 7 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन संक्रमित रोगियों को 14 दिन के क्वारंटीन में हर हाल में रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर लहरिया, ये जो क्वारंटीन या आइसोलेशन के जो दिन घटाए गए हैं, इस पर विदेशों में तो बहुत चर्चा हो ही रही है, लेकिन 7 दिन कर देना, क्या आपको लगता है कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन है या इसके कुछ और दूसरे पक्ष भी हैं? हम जानते हैं कि करंट वेव ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संभवतः चल रही है, और ओमिक्रॉन बाकी वेरिएंट से एक मामले में डिफरेंट है कि इसके जो लक्षण होते हैं वो क्विकली 2 से 3 दिन के अंदर आने लगते हैं और उसके बाद क्विकली वायरस क्लियर होने लगता है। जबकि हम प्रीवियस वेरिएंट्स की बात करें, चाहे अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा हो, तो उनमें यूजुअली 5 से 7 दिन का समय लगता था एक्सपोजर के बाद इन्फेक्शन को सिम्टम में बदलने में। तो यहाँ पर 2-3 दिन जल्दी इसमें सिम्टम्स आते हैं या इन्फेक्शियसनेस स्टार्ट होती है पर्सन में। तो उस लिहाज से घटाना एक तार्किक कदम है,
हाँ, इस बात पर बहस की जा सकती है कि 7 दिन होना चाहिए, कि 8 दिन होना चाहिए, 9 दिन होना चाहिए और 5 दिन होना चाहिए। तो वह राइट बैलेंस पाना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ याद रखने की है कि जब संक्रमण इस रफ्तार से फैल रहा है, तो अगर हम बहुत सारे लोगों को बोलेंगे कि आपको लंबे समय तक के लिए आइसोलेट करना है या क्वारंटीन के लिए भी लंबा समय बोला जाएगा, तो लोग हो सकता है उसका पालन नहीं करें। तो एक राइट बैलेंस ढूँढना पब्लिक हेल्थ की अप्रोच होती है। तो मेरी नज़र में 2 साल पैंडेमिक के हो चुके हैं, वायरस को समझ चुके हैं, लोग वैक्सीनेटेड हैं और सीरो प्रेवलेंस भी हाई है। तो उसमें हमारा वही रूल नहीं चल सकता जो हम 2 साल तक चलाते आए। तो उस मायने से एक सही कदम है। और साथ में हमेशा ही पब्लिक हेल्थ में एक बात याद रखने की है कि इवॉल्विंग प्रोसेस है। एविडेंस जैसे-जैसे आता जाए, हम उसके हिसाब से निर्णय लेते जाएँगे। तो बाकी देशों ने भी लगभग यही कदम उठाए हैं। कुछ देश उन्होंने 5 से 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड किया है, लेकिन लगभग सभी देशों ने कम किया है क्वारंटीन या आइसोलेशन पीरियड, जैसा कि जो पेशेंट पे एप्लीकेबल होता है। तो भारत ने भी उस दिशा में कदम उठाया और मुझे लगता है कि सही कदम है। आप कह रहे हैं ये सही कदम है, लेकिन कुछ सवाल इसमें अभी भी बाकी हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि 7 दिन के बाद अगर आपको 3 दिन तक लगातार फीवर नहीं है, तो फिर आपका आइसोलेशन ओवर माना जाएगा और रीटेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि टेस्टिंग तो कम से कम करनी चाहिए, या अगर इस तरह के फाइंडिंग्स या नतीजों पर पहुंची है सरकार या सरकारी तंत्र, तो फिर उन नतीजों को सार्वजनिक किया जाए, कहा जाए कि 7 दिन के बाद कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पॉजिटिव नहीं रहता और ना ही वो संक्रमित किसी को कर सकता है, तो फिर ये एक तरह से कोई सार्वजनिक घोषणा इस तरह की नहीं है। तो हमें समझना होगा कि उद्देश्य क्या होता है। जो आइसोलेशन जो जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव है, या क्वारंटीन जो जिसको टेस्ट नहीं किया गया अभी उसका क्वारंटीन है, तो इन दोनों लोगों को आइसोलेशन का उद्देश्य होता है कि जो इन्फेक्शियस पीरियड होता है, अर्थात जिस दौरान व्यक्ति वायरस को दूसरे लोगों को पास ऑन कर सकता है, उस दौरान उसे दूसरे लोगों से अलग रखा जाए। लेकिन हम साइंटिफिक रूप से जानते हैं कि इन्फेक्शियस पीरियड खत्म होने के बाद भी व्यक्ति में वायरस का प्रेजेंस हो सकता है। तो पहले भी यह नियम था कि वायरस व्यक्ति को केवल जब SARS-CoV-2 शुरू हुआ था, उस समय किसी व्यक्ति को रिकवर डिक्लेयर करने के लिए कोविड-19 टेस्ट की जरूरत होती थी। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है, मई या जून 2020 के बाद से आपको 14 दिन कंप्लीट होने पर कोविड-19 टेस्ट की जरूरत नहीं होती थी, पर्सन को रिकवर मान लिया जाता था। उसकी वजह यह है कि हम आइसोलेशन या क्वारंटीन से इन्फेक्शंस को दूसरों से प्रिवेंट करना, बचाना चाहते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन व्यक्ति के नाक और गले में वायरस उसके बाद 90 दिन तक बने रह सकता है। तो सिर्फ यह टेस्ट कर लेना कि वायरस है या नहीं है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कोविड-19 टेस्टिंग का एक रिकवरी पीरियड या आइसोलेशन और क्वारंटीन पीरियड के बाद टेस्ट करने का इतना महत्व नहीं है। लेकिन फीवर एक की सिम्टम है। अगर व्यक्ति को फीवर आ रहा है, तो माना जाता है कि वो उसको अभी भी इन्फेक्शियस हो सकता है, तो एक एडिशनल लेयर है। 7 दिन के लिए उसको आइसोलेशन करना है, लेकिन अगर फीवर, उसके लिए 3 डे फीवर फ्री होना चाहिए। उसके बाद भी मास्क पहने रहेगा तो व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। और एक प्रक्रिया है, साइंटिफिक आधार पर इसको सही तरीके कहा जा सकता है। ओके डॉक्टर लहरिया, आइसोलेशन से बाहर अगर मैं आपको ओवरऑल अभी कोरोना की केसेस की ट्रैजेक्टरी का जिक्र करूं, आपका अनुमान अब क्या है? अब कहां किस तरफ हम जा रहे हैं? बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में 15,000 से ज़्यादा, दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा, ओवरऑल 57-58,000 केसेस। किस ओर हम बढ़ रहे हैं सर? तो अगर जो मुंबई या दिल्ली में जिस डायरेक्शन जो ट्रैजेक्टरी केसेज की है, अगर हम साउथ अफ्रीका के होतेंग प्रोविंस से कंपेयर करें, तो हमें पता है कि ओमिक्रॉन की वजह से केसेज एकदम तेज रफ्तार से बढ़ते हैं और उसी तेज रफ्तार से गिरते हैं। और जो विंडो होती है वो 2 से 3 सप्ताह की होती है। तो मुझे लगता है कि और बाकी कई लोगों ने जो इसको स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के आधार पर भी निर्णय निकाला है कि अगले 2 से 3 सप्ताह इन बड़े शहरों के लिए क्रूशियल है। और दूसरी बात है कि भारत में ओमिक्रॉन की वजह से जो केसेज बढ़ेंगे वो एक फेज मैनर में आएंगे, अर्थात पहले महानगरों में केसेज बढ़ सकते हैं, उसके बाद मध्यम दर्जे के शहरों में केसेज बढ़ेंगे और उसके बाद ग्रामीण और स्मॉलर सिटीज में केसेज बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि सारे देश में एक साथ केसेज आएंगे, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। याद रखने की बात है, 2 से 3 सप्ताह के भीतर केसेज एकदम से बढ़ते हैं और घटते हैं। तो अगर जैसे कि दिल्ली या मुंबई में केसेज बढ़ रहे हैं, तो निहायत जरूरी हो जाता है कि हम अगले 2 से 3 सप्ताह तक अधिक सावधानी बरतें। और उसके बाद मुझे लगता है कि केसेज की ट्रैजेक्टरी डाउन हो जाएगी, लेकिन हमें फिर दूसरे शहरों को भी ट्रैक करते रहना होगा, देखना होगा कि वहां पर क्या स्थिति है, और उन शहरों में भी वही ट्रैजेक्टरी मानी जा सकती है और उसी हिसाब से पब्लिक हेल्थ मेजर्स लिए जाने चाहिए।
सर एक अगर वाकई में इस जो लेटेस्ट सर्ज है खास तौर से मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अगर इसके पीछे ओमिक्रॉन है तो माना यह भी जा रहा है कि 2-3 दिन के माइल्ड सिम्टम्स के बाद लोग ठीक हो जाते हैं, यानी कि रिकवरी आनी शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए कि 20 तारीख को 200 के आसपास केस होते हैं, 20 दिसंबर को, और अब 15,000 में इतनी गुना वृद्धि। और रिकवरी रेट आप देखिए उस हिसाब से है नहीं। नेशनल रिकवरी रेट भले ही 98% के आसपास हो, लेकिन मुंबई में रिकवरी रेट घट के 90% हो गया है। हॉस्पिटलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। कल तक के आंकड़े थे कि 5 दिनों में 15% बढ़ गए हैं, आज और ज्यादा हुए हैं हॉस्पिटलाइजेशन। सो हम इसको किस रूप में हम देखें? क्या वाकई में हमारे हेल्थ इंफ्रा पर कोई प्रेशर आने वाला है इन केसेस को देखते हुए, या नॉर्मल ओमिक्रॉन जिसके बारे में एक स्वाभाविक सा विचार बनाया जा रहा था कि माइल्ड है होके निकल जाएगा, ऐसा ही होगा? तो पहली बात है कि जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई है उसमें पता चला है कि दिल्ली में करीब 80% जो टोटल सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे वो ओमिक्रॉन थे। मुंबई में भी 50 से 60% है। तो वास्तविक संख्या जो ओमिक्रॉन कंफर्म केसेज है जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग से हुए हैं वो कम है, लेकिन जो साइंटिफिक प्रोसेस है उससे कहा जा सकता है कि मुंबई और दिल्ली में ओमिक्रॉन की वजह से केसेज बढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात है कि जो ट्रेजेक्टरी है वो भी बिल्कुल एक्सप्लेन की जा सकती है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर ओमिक्रॉन का केस करीब 3 से 4 लोगों को केसेज करता है और साइकिल का प्रोसेस 2 to 3 डेज होता है जो डबलिंग साइकिल है। तो अगर आज 100 केस है तो 3 दिन बाद 300 केस हो जाएंगे, उसके 3 दिन बाद 900 केस हो जाएंगे, क्योंकि 300 वो अनदर 303 को करेंगे, 900 केस हो जाएंगे, उसके बाद 2700 केस होंगे, उसके बाद 8100 केस होंगे। तो यही प्रक्रिया है वो जिस रफ्तार से बढ़ता है और वही देखा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर उस रफ्तार से बढ़ेगा तो उसी रफ्तार से वो केसेज गिरना शुरू होते हैं। अब बात आती है वो माइल्ड केसेज है कि नहीं है। तो माइल्ड में मैं कहूंगा कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, जिनको पास्ट इन्फेक्शन है, हेल्दी एडल्ट है, अधिकतर केसेज माइल्ड आ रहे हैं। बाकी दुनिया में भी भले ही केसेज पीक किए हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, यूके हो, स्वीडन हो, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की दर तुलनात्मक रूप से स्टेबल रही है। और हमें लगता है कि भारत में भी अभी फिलहाल जो संकेत बताते हैं, उदाहरण के तौर पर मुंबई में जो कल केसेज आए थे, करीब 9,000 केसेज में से 90% केसेज असिम्प्टोमेटिक थे, सिर्फ 10% सिम्प्टोमेटिक थे और कुछ को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो सर आज जो 15,000 केस आए हैं लहरिया सर, आज जो केसेस आए हैं उनमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अब 87% है। 89 आपने सही कहा कल थे, अब वो घट के 87 हो गए हैं। हॉस्पिटलाइज जो है वो थोड़ा बढ़े हैं, 1218 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो किस तरह से इसको देखें सर? देखिए हॉस्पिटलाइजेशन का जो टोटल, मुझे या पता नहीं कि नंबर आप क्यूमुलेटिव बोल रहे हैं, एक्टिव केसेज बोल रहे हैं या टोटल एक दिन के हैं, मुझे संभवतः एक्टिव केसेज। एक्टिव तो सर टोटल 61,000 के आसपास हैं, बट जो 24 आवर्स में जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं आउट ऑफ 15,000 वो 1218 हुए हैं। नहीं, 13%, अगर 87% असिम्प्टोमेटिक है, हाँ, तो 13% सिम्प्टोमेटिक होंगे और सारे सिम्प्टोमेटिक हॉस्पिटलाइज नहीं होते। जैसे माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होंगे तो वो भी उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। मॉडरेट टू सीवियर हॉस्पिटल, मैं आपको बताता हूं सर, 15,166 में से 13,195 ये एसिम्प्टोमेटिक हैं सर। ओके, एंड बाकी जो सिम्प्टोमेटिक है उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक। हाँ जी, हाँ जी, जो बाकी जो हैं उनमें से 1218 हॉस्पिटलाइज हुए हैं। ओके, सो उसमें याद रखने की बात है कि इन सारी चीजों को ट्रैक करने की जरूरत होगी कि उनमें से हॉस्पिटलाइज है तो कुछ लोगों को कोमॉर्बिडिटी की वजह से, हाई रिस्क होने की वजह से हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। लेकिन हमें फर्दर ब्रेकअप सरकारों को करना होगा कि कितनों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, कितने आईसीयू में और कितने नॉर्मल बेड पर हॉस्पिटलाइज है, और निश्चित रूप से इसमें हमें ट्रैक करते रहने की जरूरत है और उस हिसाब से निर्णय लेने की जरूरत है। यह कहना कि माइल्ड ही होगा या सिवियर ही होगा भी बाइनरी नहीं हो सकता है, और उसको हमें एक्टिवली और रेगुलरली ट्रैक करना होगा। बिल्कुल, यानी कि इन केसेस को लगातार ट्रैक करते रहना होगा। अच्छी बात यह है डॉक्टर लहरिया कि जांच जो है वो दायरा बढ़ता जा रहा है। 47, 48, फिर 50,000 के आसपास रोजाना टेस्टिंग हो रही थी मुंबई में, आज ये 60,000 के आसपास हुई है 24। तो टेस्टिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी स्वाभाविक रूप से केसेस भी आएंगे। संक्रामक ज्यादा है ओमिक्रॉन, लेकिन उसके सापेक्ष अगर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए तैयारी भी रखनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि वाकई में जिस तरह के प्रोजेक्शन साइंटिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के हैं कि माइल्ड रहेगा और बहुत जल्दी पीक आने के बाद एक बार फिर से सर्ज जो है वो कम होगी, यही उम्मीद कर सकते हैं फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लहरिया हमारे शो पर आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। शुक्रिया आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का कर लेते हैं रुख। और कोरोना की जब से शुरुआत हुई है तब से वर्क फ्रॉम होम का चलन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। जहां कुछ कंपनियों ने कोरोना के मामले कम होते देख फिर से वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू कर दिया था या हाइब्रिड मॉडल शुरू कर दिए थे, वहीं ओमिक्रॉन के आने के बाद अब फिर से वर्क फ्रॉम होम अपनाने को अब मजबूर कर दिया गया है इन कंपनीज को। लेकिन कोरोना काल में मजबूरी के साथ हुआ वर्क फ्रॉम होम कल्चर अब कानूनी इसको रूप देने की और कानूनी गाइडलाइंस के तहत लाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इस बारे में सरकार ने एक ड्राफ्ट भी जारी किया है, लेबर मिनिस्ट्री ने। क्या है इस ड्राफ्ट में, और अगर ये कानून की शक्ल लेता है या गाइडलाइंस की शक्ल लेता है तो फिर क्या इसमें स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम किस तरह का हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2020 ये ऐसा वक्त था जब एक अदृश्य बीमारी ने लोगों को अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। दुनिया में जैसे जैसे बीमारी फैली वैसे वैसे लोगों की जिंदगी जीने के तरीके में बदलाव आने लगा। इसने कामकाज के तौर तरीकों को भी बदल दिया। इन्हीं बदलावों में से एक था वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। पहले ये कल्चर बड़ी आईटी कंपनियों ने शुरू किया, जिसे धीरे धीरे दुनिया भर की तमाम कंपनियों ने अपना लिया। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से कंपनियों के कामकाज में तेजी आने लगी, कर्मचारियों के दफ्तर आने का समय भी बचा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी। ऐसे में ये कल्चर कर्मचारियों के जीवन का एक हिस्सा बन गया। वर्क फ्रॉम होम कल्चर को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। शुरू में कर्मचारियों के लिए सहूलियत बनकर सामने आया, मगर बहुत मामलों में कर्मचारियों के लिए बोझ बन गया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें रोजाना ओवरटाइम करना पड़ता है, बॉस कभी भी फोन कर देता है, कभी भी कॉल शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कंपनियों की भी तमाम शिकायतें रहती हैं कि उनका प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं हो पाता। इन्हीं समस्याओं को चलते अब सरकार नई गाइडलाइंस बनाने जा रही है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट भी जारी किया है। इसके मुताबिक सरकार वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून लाएगी। इसमें सर्विस की शर्तों में बदलाव किया जाएगा। इसमें साफ किया गया है कि ओवरटाइम से कर्मचारियों को बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम में भी काम के घंटे तय होंगे। इसके तहत कर्मचारियों के एचआरए में कटौती पर विचार किया जा रहा है, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर रिम्बर्समेंट कॉस्ट में बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के अनुसार आईटी सेक्टर को नए नियमों में विशेष छूट मिल सकती है। श्रम मंत्रालय ने इस नए ड्राफ्ट पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। अगर आप भी अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि श्रम मंत्रालय इस कानून को अप्रैल में लागू कर सकती है। ऐसे में सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को सहूलियत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। आम आदमी से जुड़ी हुई एक और खबर, कोरोना काल में लाइफ इंश्योरेंस काफी महंगा हो गया है। कोरोना की शुरुआत यानी मार्च 2020 से लेकर अब तक यानी जनवरी 2022 तक कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम 40% तक बढ़ाया है। शर्तों में सख्तियां भी हुई हैं। सभी प्राइवेट कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी की है, लेकिन LIC एकमात्र कंपनी है जिसने लगातार अपने टर्म प्लान टेक टर्म के प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं की है और प्रीमियम को जस का तस रखा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, पहले तो ये बताइए कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस कितना बढ़ाया है? देखिए, कोविड के बाद प्योर प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस का जो चलन बढ़ा है। टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो जिसमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होते हैं और डेथ होने पर जो नॉमिनी होता है उसको पूरा जो पैसा है दिया जाता है, तो इसका चलन बढ़ा है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मार्च 2020 से लेके जनवरी 2022 तक टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इसका जो कंपैरिजन किया है वो बताता है कि सभी प्राइवेट कंपनियों ने काफ़ी बढ़ोतरी की है टर्म इंश्योरेंस में। तो उसका जो मैं कंपैरिजन है वो आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर हमने चूज़ किया है 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस, जिसमें जो 30 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है जो नौजवान है और अगले 40 साल तक के लिए टर्म इंश्योरेंस लेता है, यानी 70 साल की उम्र तक के लिए जो टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है, उसकी दरें क्या थी कोविड की शुरुआत के समय मार्च 2020 में और अभी वो दरें क्या हो गई है। मैं बात करूं, सबसे पहले शुरू करेंगे HDFC लाइफ की ही। तो मार्च 2020 में जो प्रीमियम था 12,478 रुपये, वो अब 30% बढ़कर 16,207 रुपये हो गया है। यहाँ पर कुछ शर्तें भी सख्त कर दी गई है, यानी कमाई जो है आपकी 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह ICICI प्रूडेंशियल का जो प्रीमियम था 1 करोड़ रुपए के टर्म इंश्योरेंस का,
12,502 रुपये, वो 38% बढ़कर 17,190 रुपये हो गया है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से 38% तक की बढ़ोतरी हुई है। एक और जो दिग्गज कंपनी है SBI लाइफ, इसका जो ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान है ई शील्ड, जिसका 15,000 रुपये प्रीमियम हुआ करता था, 1 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड का, वो 16% बढ़ के अब 17,500 तक पहुंच गया है। मैक्स लाइफ का जो 1 करोड़ का जो सम एश्योर्ड का प्रीमियम था वो 10,000 रुपये के करीब था, जो अब 17% बढ़ के करीब करीब 12,000 हो गया। यहाँ पर भी शर्तें लगा दी गई है आपकी इनकम से जुड़ी हुई, आपके ग्रेजुएशन से जुड़ी। लेकिन एक जो कंपनी है, सरकारी कंपनी LIC, जिसने लगातार तीसरे साल अपने प्रीमियम में बदलाव नहीं करा है, उनकी जो एक ऑनलाइन पॉलिसी है टर्म इंश्योरेंस की, टेक टर्म, वहां पर प्रीमियम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। मार्च 2020 के अंदर भी 1 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड, 40 साल की अवधि, 30 साल की उम्र का व्यक्ति जो पॉलिसी खरीदता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसका जनवरी 2022 में, यानी जब अभी भी हमने चेक किया उनकी वेबसाइट पे, तो प्रीमियम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ लगातार तीसरे साल। ये एक पॉलिसी थी, टेक टर्म पॉलिसी, जो LIC के द्वारा 1 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी, और तब से लेकर प्रीमियम में बदलाव नहीं किया गया। लेकिन ये जो पॉलिसी है वो आप एजेंट्स के जरिए नहीं ले सकते, केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये पॉलिसी उपलब्ध है। अनुराग, कंपनियों ने प्रीमियम में इतनी बेतहाशा बढ़ोतरी आखिर क्यों की है? कुछ बताया, कुछ दलील दी? ज्यादातर जो कंपनियां हैं उनके द्वारा 40% तक लगभग प्रीमियम में बढ़ोतरी की गई है पिछले 20-22 महीनों में। इसकी वजह यह है कि री इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो कंपनियों का काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से सभी प्राइवेट कंपनियों ने अपना प्रीमियम बढ़ाया है। LIC एकमात्र कंपनी है जिसने लगातार तीसरे साल अपना जो ऑनलाइन टेक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, टर्म प्लान है, उसमें बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन बाकी सभी कंपनियों ने बढ़ोतरी की है। उसकी वजह यही है कि री इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है। उनका जो कंपनियों का कोविड से जुड़े हुए क्लेम थे वो काफी ज्यादा बढ़े हुए आए हैं, तो उसको देखते हुए प्रीमियम में बढ़ोतरी की। और एक और वजह जो कही जाती है कि भारत में अभी तक इतने सालों तक जो टर्म प्लान की जो कीमतें थी वो काफी कम थी दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले। तो अब जो है वो काफी कम कीमत पे जो ऑफर हो रहा था, तो वहां पर अब बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और कोविड के बाद जो है जागरूकता बढ़ी है लोगों में और टर्म प्लान का चलन बढ़ा है। तो इन तमाम ये वजह रही है जिस वजह से टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो महंगा हुआ है। और अब देखना है कि आगे चल के किस तरह का जो रोड मैप दिखता है टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पे। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि पिछले कोविड काल के अंदर किस तरह से जो टर्म इंश्योरेंस के दरों में बदलाव हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला गंभीर होता जा रहा है। गृह मंत्रालय भी इस मामले में एक्शन में आ गया है। गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है और साथ ही कहा है कि सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे पहले खुद पीएम मोदी ने इस बड़ी लापरवाही पर प्रतिक्रिया दी थी। बठिंडा हवाई अड्डे के अधिकारियों ने ANI को बताया कि बठिंडा हवाई अड्डे पर लौटने पर पीएम मोदी ने वहां के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। वहीं इस मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। पीएम की सुरक्षा में चूक को बीजेपी ने बड़ी साजिश करार दिया है। बता दें कि पीएम मोदी की आज फिरोजपुर में रैली होनी थी। इस दौरान पीएम मोदी को 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहना पड़ा। सुरक्षा गार्ड पीएम की गाड़ी के आसपास खड़े दिखे। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच पूरी हो गई है और मिली जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी गई है। बता दें कि इस हादसे में वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसकी जांच ट्राई सर्विसेज की टीम ने की है। बता दें कि इस हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तेज बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों आज और कल यहां पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। किन्नौर, मनाली, नारकंडा और खड़ा पत्थर में बर्फबारी के बाद यहां आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। राजधानी शिमला में हुई तेज बारिश के बाद तापमान में और गिरावट आई है।
मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 4 से 5 दिन जो है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। मिड और हाई हिल्स पे स्नोफॉल एक्टिविटी होगा और मैदानी इलाकों में बारिश होगा। शिमला में आज और कल में संभावना है कि स्नोफॉल एक्टिविटी हो जाएगा। शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फ गिर सकती है। पश्चिमी विक्षोभ 9 जनवरी तक सक्रिय रहेगा, जिसके कारण मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अगर मौसम विभाग का अनुमान सही होता है तो आने वाले दिनों में जहां सैलानियों को बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिलेगा, वहीं किसानों और बागवानों को भी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में जल्द ही 4 धाम यात्रा के बेस कैंप कर्णप्रयाग तक श्रद्धालु रेल रूट के जरिए पहुंच सकेंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल ट्रैक पर ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। पहले फेज का काम वीरभद्र न्यू ऋषिकेश के बीच इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा। टनल का निर्माण 3 सेक्शन में 2025 तक पूरा हो जाएगा। जल्द ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बेस कैंप कर्णप्रयाग तक श्रद्धालु रेल रूट के जरिए पहुंच सकेंगे। रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड में तैयार हो रहे 125 किलोमीटर लंबे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल ट्रैक के निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी है। इस 125 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस लाइन पर कुल 12 स्टेशन होंगे। इस ट्रैक के बन जाने के बाद श्रद्धालुओं का हिमालय क्षेत्र में दुर्गम रास्तों और कनेक्टिविटी की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेल रूट तैयार होने के बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग की दूरी महज 1.5 से 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। इस तरह उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के लिए अभी श्रद्धालुओं को करीब 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन रेल मार्ग बन जाने के बाद पूरी यात्रा महज 3 से 4 दिन में हो जाया करेगी। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बर्फीले पहाड़ों में जिस न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग तरीके से रेल सुरंग बनाई गई है, उसी तकनीक पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच 16 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। सबसे बड़ी सुरंग 15.10 किलोमीटर की होगी, जो ऋषिकेश से 47.6 किलोमीटर की दूरी पर होगी। हिमालय के पर्यावरण के हिसाब से रेलवे ने इस ट्रैक को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे तेजी से दौड़ती ट्रेन सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर का रेल रूट कुल 16,216 करोड़ रुपए से तैयार किया जा रहा है। इस रूट पर अलग अलग कुल 16 ब्रिज होंगे। 12 स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। दूसरे चरण में रेलवे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक भी रेलवे ट्रैक बनाना प्रस्तावित है। इसके सर्वेक्षण का काम इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इसके बाद 237 किलोमीटर रेल ट्रैक दुर्गम पहाड़ियों में बिछाया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट न केवल रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास के केंद्र तीर्थों की यात्रा की सुगमता के लिहाज से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। रेलवे के मुताबिक ये लाइन चीन बॉर्डर तक कनेक्टिविटी का एक बड़ा जरिया बनेगी, जिससे आर्मी को मूवमेंट में आसानी होगी। साथ ही इससे स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने में भी भरपूर मदद मिलेगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। बाजार में आज लगातार चौथे दिन तेजी रही। बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी की बदौलत बाजार ने दम दिखाया। सेंसेक्स आज 66 अंक ऊपर 59,921 पर खुला और दिन में इसने 60,332 का ऊपरी स्तर छुआ। इसी तरह निफ्टी 17,820 पर खुला, 17,944 का ऊपरी स्तर बनाया। कारोबार के अंत में निफ्टी 120 अंक चढ़कर 17,900 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 367 अंक चढ़कर 60,223 पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 856 अंकों की शानदार तेजी के साथ 37,696 पर बंद हुआ। मार्केट पर एक्शन की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब। विकास जी, स्वागत। मार्केट में शानदार तेजी का दौर जारी है सर, कल एक्सपायरी है, अब कल क्या उम्मीदें रखें? बिल्कुल दीपक, देखिए हमारे बाजारों में एक बहुत ही धुआंधार तेजी शुक्रवार के सत्र से देखी जा रही है। 4 दिन में बाजार ने
निफ्टी में 600-700 पॉइंट की तेजी हो गई। और जब मैं पिछले बुधवार को भी शो में था तो मेरा ये मानना था कि बजट के पहले हम 18,000 के लेवल तक बिल्कुल पहुंचेंगे। उस समय बाजार में तेजी के कोई आसार नहीं थे, बट हम 18,000 तो अभी पहुंच गए। मुझे लगता है ये जो तेजी है बिल्कुल जारी रहेगी। जिस तरह से एफआई के भी ट्रेंड में बदलाव हुआ और रोज खरीदारी कर रहे हैं, तो हम बुलिश ऑन द मार्केट। तो मुझे लगता है बजट तक वी कुड सी लेवल्स ऑफ 18,500 या प्रीवियस जो हाइज है उसको क्रॉस करेंगे। और बाकी आज ये जो पिछले 2-3 दिनों की तेजी है, बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया है, तो बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, मेटल्स अच्छे लग रहे हैं, रियल्टी अच्छा लग रहा है, तो इन सब सेक्टर्स को प्ले करना चाहिए। और बाकी कोई भी कल के दिन में, चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है, बट अगर कोई गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वाणिज्य, उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स से कहा है कि वो केवाईसी के नियमों को आसान बनाने पर फोकस करें। पीयूष गोयल ने कहा है कि सभी रेगुलेटर्स को मिलकर इसके लिए कॉमन केवाईसी पोर्टल पर विचार करना चाहिए। गोयल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के निफ्टी 50 के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इसी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने निफ्टी 50 की अहमियत बताई। साथ ही डेरिवेटिव्स मार्केट में निवेशकों के हित सुरक्षित करने वाले उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी दिया। जबकि एनएसई के एमडी और सीईओ विक्रम लिमये ने निफ्टी 50 और डेरिवेटिव्स मार्केट के सफर का पूरा ब्यौरा साझा किया। साथ ही ये भी दोहराया कि डेरिवेटिव्स खतरनाक ही होते हैं, ये धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि देश में डेरिवेटिव्स के सौदे बाकायदा रेगुलेटर की निगरानी में होते हैं और जोखिम का पूरा ख्याल रखा जाता है। Similarly, we could have a common KYC portal, and maybe NSE needs some additional information. It can be an addendum. If SEBI requires something else or a depository requires something else, there could be small add-ons to the common form. So people are not required to go back again and again for different approvals. And maybe one could even look at self-regulation to ensure that people are able to come onto different platforms, have one KYC for all of them, update that regularly, keep that live, certify it maybe every 3-6 months or 1 year that all the data on that is current. And it will also reduce the cumbersome burden of periodic renewals of KYC. और आइए इस मौके पर अजय त्यागी साहब ने क्या कहा, सुन लेते हैं। It is a matter of satisfaction that despite the increase in individual investor participation resulting in increased pressure on the market infrastructure, the systems in place have shown resilience and robustness to cope with the same. To conclude, increased investors' participation in domestic markets is an extremely encouraging sign for the growth of capital markets in India. It is for the regulator, market infrastructure institutions, market intermediaries, and other stakeholders to ensure they keep their trust and faith in the market. The investors on their part need to take informed investment decisions based on their risk appetite. Considering recent regulatory developments, we need to consider revising the eligibility criteria in a prudent and calibrated way for introduction of derivatives on stocks and enhance the availability of stocks and derivatives. The perception of derivatives as harmful instruments is essentially based on how the derivatives markets are structured in international markets, where most of the derivatives transactions were conducted outside regulated exchanges in what is called as over-the-counter markets. In complete contrast, the Indian equity derivatives markets evolved under close oversight of SEBI. Equity derivative contracts in India can be traded only on recognized stock exchanges, and no off-exchange transactions are permitted. टेक कंपनी सोनी अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दुनिया में कदम रखने जा रही है। साल के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट CES 2022 में सोनी ने इसकी पुष्टि कर दी है। दरअसल पिछले CES इवेंट में कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार विजन S EV को दिखाया था। माना जा रहा है कि सोनी की आने वाली इलेक्ट्रिक कार इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। इस साल भी कंपनी ने एक नए कॉन्सेप्ट को दिखाया है। सोनी के इस ऐलान के बाद जापानी स्टॉक एक्सचेंज निक्केई पर सोनी के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।
चीन में एक अनोखा पारिवारिक शिक्षा कानून लागू कर दिया गया है। 1 जनवरी से लागू इस कानून में माता पिता को जिम्मेदार अभिभावक बनने का निर्देश दिया गया है। यही नहीं, स्कूली शिक्षा और पारिवारिक शिक्षा के बीच के भेद को भी स्पष्ट किया गया है। यानी अब चीनी माता पिता को अपने नहीं बल्कि चीनी कानून के मुताबिक ही बच्चों की परवरिश करनी होगी। चीन का यह अजीबोगरीब कानून सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हुआ। परिवार शिक्षा संवर्धन कानून नाम के इस कानून में 6 अध्याय 55 धाराएं हैं। इसमें परिवार की जिम्मेदारी, सरकार का समर्थन, सामाजिक सहयोग, कानूनी जिम्मेदारी से जुड़ी पारिवारिक शिक्षा पर अभिभावकों और समाज की जिम्मेदारियों को तय किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए गुरुवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के समझौते को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, खासकर चीन को घेरने के लिहाज से यह अहम है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा एक डिजिटल सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑकस त्रिपक्षीय समझौता पहले ही किया हुआ है। इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों को हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद कर रहे हैं। इस समझौते से चीन पहले ही नाराज चल रहा था। और यही नहीं, भारत और जापान के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के भी सदस्य हैं। माना जाता है कि क्वाड भी चीन को घेरने के लिए ही बनाया गया है। उत्तर कोरिया ने आज सुबह 8:10 पर पूर्वी समुद्री इलाके में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। इसके साथ ही इसकी जानकारी दक्षिण कोरिया और जापान को भी दी। पिछले 2 महीनों में उत्तर कोरिया की यह पहली लॉन्चिंग है। उत्तर कोरिया की इस लॉन्चिंग के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी करने की बात कही थी। इस बयान के बाद यह पहली मिसाइल लॉन्चिंग रही। कजाकिस्तान में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का लोगों ने जब जमकर विरोध किया तो स्थिति बिगड़ गई। बवाल इस कदर बढ़ गया कि पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। देश में फिलहाल इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी 5 जनवरी से 19 जनवरी तक लागू रहेगी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट ने देश की वित्तीय राजधानी अलमाटी और मंगिस्टाउ में रात 11 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। दरअसल विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत मंगिस्टाउ से ही हुई थी। ये प्रांत तेल का केंद्र है, जहां हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और धीरे धीरे प्रदर्शन हिंसक और बेकाबू हो गया।